हाँ जी बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वॉइस आ रही है? ठीक है। चलो बेटा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा। ये सीरीज हमने रिवीजन सीरीज शुरू करी है बेटा आज, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी लॉ को पिक कर रहे हैं। और कंपनी लॉ में हम सबसे पहले डायरेक्टर चैप्टर रिवाइज करेंगे। अब आप पूछो डायरेक्टर चैप्टर क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे वेटेजफुल चैप्टर एक ही आपके सिलेबस में कौन सा, वो डायरेक्टर चैप्टर है। याद रखना, आपके पास और फेल होने के बीच में जो खड़ा है वो है डायरेक्टर का चैप्टर। तो अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो बेटा बहुत आपके लिए क्या होगा, ईज हो जाएगा कंपनी लॉ में स्कोर करना। ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टर चैप्टर को अच्छे से कर लें तो हमारे लिए बड़ा ईज हो जाता है पास करना। अब बात आती है डायरेक्टर चैप्टर की। देखो बेटा, सबसे पहले जो रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं बेटा, ये रिवीजन किसके लिए है, रिवीजन में क्या होगा, ये सब सुनो। सबसे पहले तो रिवीजन हमारे दिसंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए, जो अपकमिंग हमारा क्या अटेम्प्ट है। सबसे पहले जो अपकमिंग अटेम्प्ट हमारा है दिसंबर 24 उन स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हमें रिवीजन में तीन तरह से हम एक ही सेशन में कवर करेंगे। एक तो हम पहले प्रोविजंस को कवर करेंगे। इस रिवीजन सीरीज में हम पहले तो प्रोविजंस कंप्लीट करेंगे सारे के सारे। प्रोविजंस के साथ साथ हम पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी मैं नोट्स आपको दिखाऊंगा। आपके पास जो रेगुलर बैच की बुक है वो थोड़ी सी अलग है, और जो नोट्स मैंने रिविजनरी बनाया थोड़े से अलग हैं, बट कंटेंट सारा कवर करा है। उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऐड करेंगे टॉपिक वाइज। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा रहा हूं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्वेश्चंस को वहां पर ऐड करा गया है। ये बात समझ आ गई? तीसरा, एक तो हम प्रोविजंस पढ़ेंगे, दूसरा हम पी वाई क्यूज करेंगे, और जो पी वाई क्यूज आ रखे हैं इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि कैसे इनको एग्जाम में लिखना है। ये बात समझ आ गई? तो मतलब एक ही सेशन में हमारे तीन चीजें कवर हो रही है। बताओ क्या क्या। पहला पहला तो बेटा सबसे पहली चीज क्या कवर हो गई, प्रोविजंस। जो बेटा लॉ में लिखे गए प्रोविजंस है वो हम पढ़ेंगे। साथ में उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, वो क्वेश्चन भी साथ में कर लेंगे। एंड थर्ड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग प्रैक्टिस। वो जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उससे रिलेटेड क्या एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए हमारी आंसर प्रेजेंटेशन की, ये भी हम इसमें सीख लेंगे। मतलब जितनी हमारी क्लासेस चलेंगी रिविजनरी, उसमें हम सीख लेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो प्रेजेंट कैसे करना है। हालांकि वैसे आपको रेगुलर बैच में मैंने बताया है कि प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, बट यहाँ पर थोड़ा और क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये क्या हो रहा है भाई इसमें आज? किड जोन कैसे आ गई ये? चलो तुम स्क्रीन पे देखो, छोड़ो इसको। अब बेटा ये जो हमारा रिवीजन सेशन है, इसमें कुछ बच्चे फेस टू फेस है, कुछ बच्चे लाइव यूट्यूब पर है बेटा। तो जो फेस टू फेस है वो क्लास में ही क्या करेंगे, जवाब देंगे बेटा, रिप्लाई करेंगे। और जो यूट्यूब पर है बेटा रिवीजन सेशन देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या करना है, लाइव ही रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। और रिवीजन का मतलब है सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाना आपको, रिवीजन का मतलब है आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, तभी हम रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। और रिवीजन बेटा ऐसे नहीं करेंगे कि हम भगा रहे हैं चीजों को, उड़ा रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छे से करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर चैप्टर जो आज मैं शुरू करवाऊंगा वो 20 से 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब ऐसा नहीं एक क्लास में, दो क्लास में खत्म हो जाने वाला है, नंबर ऑफ क्लास लगेंगे अच्छी खासी, टॉपिक सारे कवर किए जाएंगे। अगर चाहूं तो 5 घंटे में खत्म करवा सकता हूं, बट पेपर में कुछ भी आप कर नहीं पाओगे अटेम्प्ट। अरे बात समझ, तो एटलीस्ट 15-20 घंटे उसमें भी लग जाएंगे हमारे करने में, ताकि एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं
वो हम इजिली क्रैक कर, मतलब हमें पता लग जाएगा कि हम कर सकते हैं क्वेश्चंस, और जो आएंगे वो भी कर पाएंगे। तो मकसद यही है कि पढ़ने का, रिवीजन सीरीज को ऐसे करेंगे ताकि नॉर्मल वे में सब चीजें कवर करते चले, भगाना नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग वैसे तो प्रिपेयर्ड होंगे, थोड़े बहुत जो कमी पेशी होगी वो पूरी कर लेंगे। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे बेटा वो डायरेक्टर चैप्टर है। बताओ, आज सबसे पहले कंपनी लॉ में जो हम शुरू करेंगे वो चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्टर। अब सुनो, डायरेक्टर जो चैप्टर है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। कंपनी लॉ में लॉ मेकर ने इसको कितने यूनिट्स में डिवाइड करा है? 3 यूनिट में डिवाइड करा है बेटा। पहली यूनिट का नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पहली यूनिट बेटा ये है। और इस यूनिट में कितने सेक्शन है? सेक्शन 149 से 172 ये सेक्शन है बेटा। तो पहली यूनिट हमारी ये वाली है डायरेक्टर चैप्टर की। दूसरी यूनिट कौन सी है? मीटिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है एंड इट्स पावर्स। ये हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 173 से लेकर 195 तक पढ़ेंगे। और लास्ट एक बेटा यूनिट आपकी आती है केएमपी की, मैनेजरियल पर्सनल। इसमें हमें कहां से कहां तक पढ़ना होता है? 196 से लेकर 204 तक। हालांकि 205 भी है बट बेटा 204 मेनली है बेटा। आ रही बात समझ? तो बेटा ये हमारा ओवरऑल क्या है? डायरेक्टर चैप्टर की 3 यूनिट है। ये कंप्लीट बेटा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा कि मैं पहली यूनिट की बात कर रहा हूं, दूसरे की बात कर रहा हूं, तीसरे की नहीं। मैं कंप्लीट की बात करूं तो बेटा एक तीनों यूनिट मिलाकर आपका 20 से 30 मार्क्स की बेटा एग्जाम में आती है। क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो तो आपका जो पार्ट बी है कंपनी लॉ के पेपर का, पार्ट बी में एक तो जनरल मीटिंग का चैप्टर है, और एक डायरेक्टर का चैप्टर है, और एक आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है, और एक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर का चैप्टर है। और टोटल 40 नंबर की बेटा पार्ट है वो, यही है ना, जिसमें मेनली 2 ही बड़े चैप्टर हैं। क्या? डायरेक्टर के 3 यूनिट्स और एक जनरल मीटिंग का। बाकी 2 तो छोटे छोटे हैं, एक सीएसआर वाला है और एक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर वाला। यही है। चलो आज हम बेटा शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहली यूनिट से शुरू करेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। और सेक्शन कौन से बताओ? 149 से लेकर 172 तक। रिवीजन कैसे करवाऊंगा? पहले डायरेक्टर चैप्टर करवाऊंगा, फिर जनरल मीटिंग करवाऊंगा। मोटा माटी मेरा 40 नंबर का पार्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक सेशन या 2 सेशन लूंगा किसके ऊपर? पार्ट 1 के ऊपर, जिसमें 60 मार्क्स का है। बट याद रखना, पार्ट 1 से कहीं ज्यादा जरूरी पार्ट ये बेटा बी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर का चैप्टर का जो क्वेश्चन आस्किंग का मैनर है वो थोड़ा टेक्निकल है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। बात समझ आ गई? पक्का? चलो तो बेटा ये शुरुआत करते हैं आज डायरेक्टर के चैप्टर की, जिसका नाम क्या बताओ? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। चलो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? रेलिवेंट प्रोविजंस। मुझे बताइए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सर इस चैप्टर में पढ़ना है 149 से लेकर 172 तक। एक तो सेक्शन पढ़ने हैं, साथ में रूल्स भी तो पढ़ने हैं भाई। रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। बिकॉज आपको पता है कंपनीज एक्ट कम रूल बेस ज्यादा है, और हर सेक्शन में आपको यहां पर क्या मिलेंगे? उसके रेलिवेंट रूल्स मिलेंगे। तो हमें जो एक्ट पढ़ना होता है सेक्शन अलोंग विद रूल्स पढ़ना होता है। ये बात समझ आ गई? चलो शुरुआत करते हैं बेटा। मैं कोई प्रोविजन पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बिल्कुल जनरल बातें करूंगा, जनरल बातों की डिस्कशन करते हैं। चलो सबसे पहला सवाल, डायरेक्टर लोग कौन है बेटा? डायरेक्टर लोग कौन होते हैं? कोई प्रोविजन शुरू नहीं कर रहा 149, सिंपली बात कर रहा हूं डायरेक्टर लोग कौन होते हैं। तो बेटा जो कंपनी को मैनेज करते हैं। चलो देखो कंपनी को मैनेज क्यों करते हैं? देखो कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कौन सी पर्सन है? ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या करती है? बिजनेस करती है।
बोलो। और इस आर्टिफिशियल पर्सन को रेगुलेट करने के लिए या इसको रन करने के लिए हमें कुछ ह्यूमन बींग्स की नीड है। आर्टिफिशियल पर्सन को रन करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ हमें ह्यूमन बींग्स की नीड होती है, और उस ह्यूमन बींग को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं, जिसके पास क्या होता है? कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल होता है, डे टू डे कंपनी को रन करने की पावर होती है। थोड़ा सा आते हैं बिल्कुल कंपनी लॉ के बेसिक पर। कंपनी में शेयर होल्डर लोग कंपनी में क्या लगाते हैं? कैपिटल। एंड द पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल आर नोन एज ओनर। कंपनी में शेयर होल्डर लोग कौन होते हैं? ओनर होते हैं। बट कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके पास कंपनी का मैनेजमेंट होते हैं। और यही ओनर लोग मैनेजमेंट के लोगों को अपॉइंट करते हैं। हम ये बात पढ़ेंगे सेक्शन 152 में कि डायरेक्टर लोग को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर लोग करते हैं। दोबारा बोलो, डायरेक्टर लोग को अपॉइंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर। लाइव वाले बच्चों आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए चैट बॉक्स में। डायरेक्टर लोग को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर। याद रखना, कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, वो 161 में सेक्शन में आते हैं। अदरवाइज इन जनरल सारे डायरेक्टर अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर। कौन से सेक्शन में? 152 में। कहां पर बेटा? 152 में। और अपॉइंट करने के लिए वो पास करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक बार दोबारा बताओ, यहां तक बात समझ आ गई? पक्का? तो शेयर होल्डर लोग बताओ, कंपनी में कैपिटल दे रहे हैं तो वो कौन है? ओनर। और ओनर लोग कंपनी को नहीं चला रहे, मैनेजमेंट किनके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। और बेटा उन्हीं शेयर होल्डर के पास पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों को अपॉइंट करने की। और अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में की जाती है? 152 में। और कौन सा रेजोल्यूशन पास करा जाता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा जाता है। बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे बोला आपने? मैंने मुक्का मार देना। हम नवंबर में बैठे हैं, जनवरी में नहीं बैठे। अगले महीने हमारे एग्जाम है। हमेशा डायरेक्टर अपॉइंट कैसा होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। याद रहेगा बेटा। बट कुछ डायरेक्टर ऐसे भी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं 161 में। अभी उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि सारे के सारे डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर लोग। आई होप यहां तक बात समझ आ रही है, बड़ा क्लियर है? अरे बोलो। और यूजुअली इन जनरली बेटा जो कंपनी के शेयर होल्डर जिनके पास ज्यादा कैपिटल होती है, वही लोग अपने आप को कहां रखते हैं? डायरेक्टर की पोजीशन में। जो लोग कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, जो प्रमोटर लोग जो कंपनी में ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, वही अपने आप को कहां रखते हैं? डायरेक्टर की पोजीशन में। ये आगे डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्टर लोग कौन है बताओ? डायरेक्टर लोग वो पर्सन है जो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन को रन करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी में, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। ये तो मैंने क्या बता दिया? मीनिंग क्या बता दिया? अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ क्या बताया? मीनिंग बताया। तो डायरेक्टर कौन है बताओ? जो कंपनी को चलाने के लिए कंपनी में अपॉइंट करे जाते हैं, वो लोग कौन है बताओ? डायरेक्टर। ये तो बेटा क्या था बताओ? मीनिंग। अबाउट डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 34 पे। पहले मैंने क्या पढ़ा था? मीनिंग। अब मैं क्या बता रहा हूं? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बोला है? डायरेक्टर मीन से डायरेक्टर। वाह 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 वाह। डायरेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। डायरेक्टर का मतलब वो जिसको आपने अपॉइंट कर दिया। कहां पर? बोर्ड में। बोर्ड बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो एक ऐसा पर्सन जिसको आपने अपॉइंट कर दिया कंपनी के बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो कौन है? डायरेक्टर है। दोबारा बोलो, एक ऐसा पर्सन जिसको आपने क्या करा? अपॉइंट कर दिया। कहां पर? कंपनी के बोर्ड में, वो कौन है? बोर्ड ऑफ वो कौन है? डायरेक्टर। तो एक ऐसा पर्सन जो अपॉइंट होगा कंपनी के बोर्ड में, वो क्या है? डायरेक्टर है। यहां तक बात समझ आ गई? अरे बोलिए प्लीज। डन। अब सुनो ध्यान से। तो हमने मीनिंग भी पढ़ ली और डेफिनेशन भी पढ़ लिया। सबसे पहले हमने डायरेक्टर का क्या पढ़ा? मीनिंग। देन हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन। दोनों बात हो गई। अब क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन। अब बताओ क्या पढ़नी है? डायरेक्टर की
क्वालिफिकेशन। तो सुनो ध्यान से, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन लॉ में कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं करी गई। नो वेयर इज प्रिस्क्राइब्ड। कहीं भी बताया नहीं गया कि डायरेक्टर कौन होना चाहिए। कहीं पर भी नहीं बताया गया डायरेक्टर कौन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या। ये बात समझ आ गई। कहीं पर भी लिखा नहीं कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कि बंदा एमबीए करके आया हो, बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बंदा कंपनी सेक्रेटरी हो, या इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो। कहीं पर भी कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आ रही बात समझ। अब सुनो, तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है या नहीं है, बोलो। तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। बट आगे सुनो, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। हाँ जी, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 164 में क्या बताई गई है, डिस्क्वालिफिकेशन। और बोला गया, हाँ जी बिल्कुल, ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों बच्चों के लिए बिल्कुल। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 164 में क्या बताई गई है, डिस्क्वालिफिकेशन। और जो भी पर्सन उस डिस्क्वालिफिकेशन में कवर्ड नहीं है, वो पर्सन क्या माना जाएगा, डायरेक्टर माना जाएगा। वो पर्सन क्या माना जाएगा, डायरेक्टर। बताओ क्या बोला मैंने, बोलो। क्या कहीं क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करी गई है या नहीं प्रिस्क्राइब करी गई। कोई क्वालिफिकेशन कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं करी गई। बट कंपनीज एक्ट में क्या बताई गई है, 164 सेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई। क्या बताई गई है। और अगर ये बोला गया है कि जो पर्सन उस डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कवर्ड नहीं है 164 में, वो क्या है, डायरेक्टर बनने के लिए कैपेबल है। तो बताइए कौन डायरेक्टर बन सकता है, अब जरा बताओ। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, जनरल सवाल, कोई भी लॉ नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है राधे, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, कहीं पर भी बताया नहीं गया लॉ में। चलो, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट कंपनीज एक्ट में क्या बताई गई है, डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। और जो पर्सन उस डिस्क्वालिफिकेशन में कवर्ड नहीं है, वो क्या है, वो डायरेक्टर बन सकता है। तो मेरा आपसे एक सवाल, हु कैन बी ए डायरेक्टर, तो आप क्या बोलोगे बताओ, बोलो। हु कैन बी डायरेक्टर, जवाब दो बेटा। इन जनरल, कोई लॉ नहीं है, अब जो समझाया उसके हिसाब से बताना है। एनी पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, यही मतलब हुआ। वो पर्सन जो क्या नहीं है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है 164 में, वो क्या बन सकता है, डायरेक्टर। बड़ा आसान है ना। अरे बोलो, एक एक चीज क्लियर हो रही है, कोई डाउट यहां तक, पक्का। मैंने कोई लॉ शुरुआत नहीं करा, अभी मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं, बेसिक। मान कुछ बच्चों को तो ये तक क्लियर नहीं होता डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। अब मुझे बताओ, डायरेक्टर कोई नेचुरल पर्सन होगा, कोई आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ह्यूमन बींग होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। और बनने के लिए हमें क्या पढ़ा, कि भैया जो पर्सन 164 में क्या नहीं है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, बेटा वो क्या हो गया, क्वालिफाइड हो गया अपॉइंट होने के लिए। आई होप क्लियर है बेटा। देखो मैंने दो सेक्शन का डिस्कशन कर लिया आपके साथ, अगर आप बोलो तो कौन से, 152, जोर से बोलो, 152, दूसरा 164। प्रॉमिस है, सारे सेक्शन हम ऐसे ही याद कर लेंगे। 152 में डायरेक्टर्स की क्या होती है, अपॉइंटमेंट। रेजोल्यूशन कौन सा पास होता है, ऑर्डिनरी। 164 में क्या है, 164 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। जो उसमें कवर्ड नहीं है वो क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए। यहां तक बात समझ आ गई, पक्का, कोई डाउट। आगे बढ़े अब, चलिए। अब एक और बेटा बात करते हैं, जनरल बात बिल्कुल। क्या कोई डायरेक्टर बनने के लिए कंडीशंस भी है क्या,
क्या डायरेक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कोई कंडीशंस भी होती है क्या? तीसरा सवाल बताओ, पहला सवाल क्या था बताओ? पहला तो बिल्कुल जनरल बात थी, डायरेक्टर की मीनिंग की बात करी। डायरेक्टर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है, जो आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए अपॉइंट हुआ है। बोलो यार, ये मीनिंग था बिल्कुल। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी कहां पर? सेक्शन 2 क्लॉज 34 में। और क्या पढ़ा? डायरेक्टर का मतलब जो क्या है, अपॉइंटेड है। कहां पर? कंपनी के बोर्ड में। वो क्या है? डायरेक्टर है। यही था। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? दूसरी बात हमने पढ़ी डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन। तो हमने पढ़ा सर क्वालिफिकेशन तो कोई है ही नहीं। बस हमने यहाँ क्या पढ़ा कि यहाँ पर कंपनी लॉ में वो सेक्शन 164 में क्या बताई गई है? डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। और जो पर्सन उस डिस्क्वालिफिकेशन में कवर्ड नहीं है 164 में, वो क्या है? वो एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए। यहां तक बात समझ आ गई? फिर हमने पढ़ा डायरेक्टर, ये हमने समझ आ गया डायरेक्टर कौन बन सकता है, जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अब हमें क्या पढ़ना है? डायरेक्टर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। तो बिल्कुल बेटा, डायरेक्टर बनने के लिए कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन नंबर 1 सुनो बेटा, कि जो भी पर्सन डायरेक्टर बन रहा है, जिस भी पर्सन को क्या बना रहे हो डायरेक्टर, ही और शी मस्ट हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अच्छा सुनो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता कैसे? ध्यान से सुनो बेटा। 153 में एप्लीकेशन देते हैं डिन बनाने के लिए, और 154 में अलॉटमेंट ऑफ डिन होती है। दो सेक्शन और बताओ, पढ़ लिए कौन कौन से? 153, 154। 153 में क्या है? एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, और 154 में क्या है? अलॉटमेंट ऑफ डिन। समझ आ रही है बात? तो अगर एक पर्सन को डायरेक्टर बनना है तो क्या चाहिए? अच्छा, डिन से पहले की भी एक रिक्वायरमेंट है। हमेशा मैं आप लोग को ये डिन पढ़ाते समय बताता था, डिन बनवाने के लिए उस पर्सन का पहले क्या बनवाना पड़ता है? डीएससी बनवाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। बोलो। तो जो पर्सन का जिस पर्सन को डायरेक्टर बना ले, पहले उसका क्या बनवाओ? डीएससी। डीएससी के बेस पर क्या बन जाएगा उसका? डीएससी क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जितने भी बेटा हम क्या करते हैं, जितने भी हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रार को ई फॉर्म्स फाइल करते हैं, वहां पर डायरेक्टर का डीएससी लगाया जाता है। अरे बोलो, डायरेक्टर का डिन बनवाने के लिए 153, 154 सेक्शन हमने पढ़ लिया। तो डीएससी चाहिए डायरेक्टर का, प्लस डिन चाहिए। दूसरी बात, जिस डायरेक्टर को बना रहे हो उस डायरेक्टर का क्या चाहिए? कंसेंट भी चाहिए। जिस डायरेक्टर को बना रहे हो उस डायरेक्टर का क्या चाहिए? कंसेंट भी, कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, बिना किसी प्रेशर के, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। आई एम क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, आई एम नॉट डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। वो एक साथ में क्या देगा? कंसेंट फॉर्म देगा। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंसेंट फॉर्म अगर आपको याद हो, DIR2 में होता है। कंसेंट फॉर्म क्या होता है? DIR2 में। बोलो, बात समझ आ रही है? राधे बेटा, अभी आएगा ये। एक डायरेक्टर 2 दिन यूज कर रहा है तो पहली बात, 2 दिन मिलते नहीं है बेटा, डुप्लीकेट दिन नहीं होता। और अगर 2 दिन है बेटा, और अगर आप पाए गए 2 दिन के साथ, तो 1 दिन आपका कैंसिल हो जाता है। बट बहुत ही रेयर होगा, ऐसा अप्लाई ही नहीं होता बेटा। चलो, तो मैंने क्या बोला? डायरेक्टर बनने के लिए एक तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिन होना चाहिए। और एक आपके पास दूसरा, आपको डायरेक्टर से क्या लेना है? कंसेंट लेनी है। बोलो यार, ये बात समझ आ गई? तो डायरेक्टर के पास पहले डीएससी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? डिन। दूसरा उसका क्या करेंगे? कंसेंट लेंगे। बोलो यार। इसके बाद कंपनी क्या करवाएगी बताओ? डायरेक्टर अपॉइंट का होगा शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में, और कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ओआर से अपॉइंट हो जाएगा। अब अपॉइंट होने के बाद किसको बताना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। तो हम इंटीमेशन देंगे टू आरओसी, इंटीमेट टू आरओसी, किस बात की? रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। और ये कितने दिन में करना पड़ता है? ये विद इन 30 डेज में करना पड़ता है। अच्छा, विद इन 30 डेज कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये बेटा रेजोल्यूशन जब से पास हो, वहां से अपॉइंटमेंट से 30 दिन में बेटा हमें इंटीमेट करना पड़ता है। कुछ याद है इंटीमेट करने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं?
DIR12, अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है। और कंसेंट किस में आती है? DIR2। DIR2 की जो कंसेंट है वो DIR12 के साथ क्या हो जाती है? अटैच, और अटैच होकर किसको फाइल कर दी जाती है? ROC को। अरे बोलो, पक्का? समझ आ रही है बात? पक्का ना? चलो एक बार दोबारा से, अगर डायरेक्टर किसी को बनाना है तो क्या कंडीशन है? पहली बात, पहली बात क्या ये नहीं चेक करेंगे कि वो पर्सन 164 में कवर्ड नहीं होना चाहिए? अरे बोलो यार, जिसको आप डायरेक्टर बना रहे हो वो क्या नहीं होना चाहिए? 164 में कवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर 164 में कवर्ड होगा तो वो डिस्क्वालिफाइड हो गया ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 164 में क्या ना हो, कवर्ड ना हो। ठीक है जी, डिस्क्वालिफाइड नहीं है मतलब क्वालिफाइड है। फिर उसके पास चेक करते हैं क्या होना चाहिए? DSC। DSC के बेस पर क्या बनवा देंगे उसका? देन उसका बेटा अपॉइंटमेंट के लिए क्या लेंगे? कंसेंट। अपॉइंटमेंट के लिए उसके लिए क्या पास कर देंगे? रेजोल्यूशन। और अपॉइंटमेंट के बाद फाइल क्या कर देंगे ROC को? DIR12 रिगार्डिंग द इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। बोलो, दो फॉर्म भी पढ़ लिए, कौन से? DIR2, DIR12। DIR2 क्या था? कंसेंट फॉर्म। DIR12 क्या है? इंटीमेशन टू ROC रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, कितनी बातें पढ़ ली बताओ। सबसे पहले डायरेक्टर का मीनिंग पढ़ा। अरे बोलो, डायरेक्टर का क्या पढ़ा? मीनिंग। मीनिंग में क्या पढ़ा? कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। उसको रेगुलेट करने के लिए, रन करने के लिए कुछ क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स। उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टर का मतलब क्या है? जो डायरेक्टर क्या है, अपॉइंटेड है कंपनी के बोर्ड में, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं। बोलो। फिर हमने क्या पढ़ लिया? डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट डायरेक्टर की 164 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन। और जो डिस्क्वालिफिकेशन में कवर्ड नहीं है वही डायरेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट, फिर हमने कंडीशंस पढ़ ली अपॉइंटमेंट। कंडीशन बताओ, डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 164 में आप कवर्ड नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? 164 में कवर्ड नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास क्या होना चाहिए? DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। फिर आपका क्या अप्लाई होगा? डिन। डिन बनवाएंगे। डिन के लिए कौन सा फॉर्म है, कुछ याद आ रहा है? DIR3। क्या होता है? DIR3। चलो, उसके बाद कंसेंट लेंगे DIR2 में, और कंसेंट के बाद रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करेंगे, और अपॉइंटमेंट के बाद ROC को इंटीमेट करेंगे DIR12 में रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। बोलो, बात समझ आ गई? अरे बोलो। डन। अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। क्या पढ़ने हैं बताओ? टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले बेटा, डायरेक्टर आपने सुनोगे, जैसे आपने सुना होगा एक रेजिडेंट डायरेक्टर है, एक वुमेन डायरेक्टर है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी। बहुत सारे वुमेन डायरेक्टर, कितने सारे डायरेक्टर हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि डायरेक्टर दो तरह के हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक होता है ED और एक होता है NED। सर ये क्या होता है ED और NED? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं? तो बेटा सुनो ध्यान से। डायरेक्टर दो तरह के हैं, पहला कौन सा बताओ? एग्जीक्यूटिव, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी में क्या करते हैं? हाँ जी, फुल टाइम डिवोट करते हैं। क्या करते हैं? फुल टाइम। जो कंपनी में फुल अपना क्या कर रहे हैं, टाइम डिवोट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो डे टू डे एक्टिविटीज में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, होल टाइम डायरेक्टर। नाम ही देखो, होल टाइम, जो क्या कर रहा है? फुल टाइम दे रहा है अपना, बदले में क्या लेगा? रेम्यूनरेशन लेगा। तो फुल टाइम जो डिवोट करेगा उसको क्या बोलेंगे? होल टाइम डायरेक्टर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बताओ? होल टाइम डायरेक्टर। वो क्या होगा? वो माना जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या माना जाएगा?
और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम डिवोट नहीं करते, और ये होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं होते, मतलब ये फुल टाइम डिवोट नहीं करते। जो फुल टाइम डिवोट नहीं करते तो फिर वो कौन से डायरेक्टर होंगे सर? पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं हो जाएंगे वो? जो फुल टाइम डिवोट करेंगे उन्हें ही तो हम क्या बोलेंगे, होल टाइम डायरेक्टर। अरे बोलो, पर जो फुल टाइम डिवोट ही नहीं कर रहे तो वो कौन से डायरेक्टर हो गए, पार्ट टाइम। ये कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर सुनो बेटा, एक फार्मा कंपनी है सिप्ला, एक फार्मा कंपनी है सिप्ला, वो एक साइंटिस्ट को क्या बनाएगी, वो अपना, देखो उसके मान लो कंपनी में ऑलरेडी 5-6 डायरेक्टर है, कंपनी में पब्लिक कंपनी एक 5-6 डायरेक्टर है, बट उसमें से कोई साइंटिस्ट नहीं है, या कोई डॉक्टर चाहिए उनको अलग से, कोई स्पेशल, कोई एक्सपर्ट नॉलेज वाला चीज जिसकी एक्सपर्ट नॉलेज काम आए, तो वो क्या करेंगे, किसी साइंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को क्या बना लेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लेंगे, जो आएगा उनको एडवाइस करेगा बस, बट डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे वो कितनी और भी कंपनीज में क्या होगा, पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा, वहां भी अपनी वो क्या कर रहा होगा, एडवाइजर होगा, बट फुल टाइम डायरेक्टर तो कहीं और नहीं होंगे। फुल टाइम डायरेक्टर तो सिर्फ उसी कंपनी में होंगे जो उस कंपनी को सिर्फ चला रहे हैं, किसी और कंपनी को नहीं चला सकते हैं। पर पार्ट टाइम वाले तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी में क्या कर सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। अरे बोलो, तो यूजुअली जो प्रोफेशनल्स होते हैं बेटा उनको क्या करा जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करा जाता है। ये बात बताओ, समझ आ गई? अरे बोलो, तो बताइए टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर कितने तरह के हैं? तो कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन से बताओ? एग्जीक्यूटिव वो हैं जो फुल टाइम डिवोट करते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन से बताओ? जो फुल टाइम डिवोट करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से? जो फुल टाइम डिवोट नहीं करते। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब सिर्फ होल टाइम नहीं होता। देखो एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर कौन से होते हैं बेटा, ये होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। दैट इज वन हु डिवोट हिज होल टाइम वर्किंग आवर्स टू कंपनी and has a significant personal interest in the company as his source of income। और मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं। कौन होते हैं बेटा? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एक तो क्या बोलता, एक तो क्या बोला, होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा क्या बोला, मैनेजिंग डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर क्या करते हैं, फुल अपना वर्किंग आवर्स डिवोट करते हैं, बदले में क्या करते हैं, वो रेम्यूनरेशन लेते हैं बेटा। एमडी कौन होते हैं? एमडी वो लोग हैं जो इंप्लॉयड करे गए कंपनी में, जिनके पास क्या होती है, सब्सटैंशियल पावर होती है मैनेजमेंट की ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और बेटा इनके पास सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल करने की पावर भी होती है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोले तो कौन था, आप बोलना डब्ल्यूटीडी और एमडी। बोलो यार। अब अगर मैं पूछूं नॉन एग्जीक्यूटिव कौन था, आप बोलना जो ना इधर ना तो डब्ल्यूटीडी है ना ही जो क्या है एमडी, इसके अलावा जो बच गए वो सब किस में आ गए, नॉन एग्जीक्यूटिव आ गए। बड़ा आसान है। क्या बताओ, जो क्या नहीं है, जो डब्ल्यूटीडी नहीं है और एमडी नहीं है, वो क्या है, एनईडी है। और जो डब्ल्यूटीडी है और एमडी है वो एग्जीक्यूटिव है। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? डन। चलो बताओ इस चैप्टर के रेगुलेटरी प्रोविजन कहां से कहां तक है? 149 से लेकर 172। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? 149। क्या है सबसे पहला सेक्शन? 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले देखो सब सेक्शन 1 बोलता है एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एवरी कंपनी का मतलब यहां पर किससे बताओ, वेदर बी इट प्राइवेट और पब्लिक और ओपीसी, कोई भी हो, सब कंपनी की बात हो रही है। हर कंपनी में क्या होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। आइए बेटा, कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स किसकी बात कर रहा है, नेचुरल पर्सन की, आर्टिफिशियल पर्सन की? तो यही तो हमने बेसिक्स में डिस्कस करा कि कंपनी का डायरेक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मतलब एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। बिकॉज कौन बोल रहा है ये, 149 का सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल्स। क्या होने चाहिए? अब आती है बात, अब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होने चाहिए अगर कंपनी कौन सी है, पब्लिक है। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, 3। सर 2 डायरेक्टर चाहिए अगर कंपनी कौन सी है, प्राइवेट, और 1 डायरेक्टर चाहिए अगर कंपनी कौन सी है, 1 पर्सन। तो क्या ये कहना चाह रहा है कि ओपीसी में मिनिमम 1, प्राइवेट में मिनिमम 2
और पब्लिक में मिनिमम 3। क्या यही कहना चाह रहा है? बट वर्ड क्या लिखा है? मिनिमम। तो आओ मैक्सिमम कितने हैं बेटा? कह रहा है तीनों ही कंपनी में, चाहे ओपीसी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, मैक्सिमम कितने रख सकते हो? 15, 15। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी रख सकती है, बट उसको क्या पास करना पड़ेगा? ऊपर मुंह करो। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके डायरेक्टर पहले से कितने हैं? 15। कोई दिक्कत किसी को? अगर इनको 16th डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले शेयर होल्डर की क्या करवानी पड़ेगी? जनरल मीटिंग। और क्या पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तभी कौन सा अलाउड होगा? 16th डायरेक्टर अलाउड होगा। बोलो पक्का? चलो एक बार दोबारा बताओ, क्या बोला सब सेक्शन 1 में? कि हर कंपनी में क्या होने चाहिए? डायरेक्टर्स होने चाहिए। डायरेक्टर्स बताओ कौन से? इंडिविजुअल होने चाहिए। अरे बोलो, डायरेक्टर्स कौन से होने चाहिए? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन। कौन से पर्सन चाहिए बेटा? नेचुरल पर्सन चाहिए। आ रही है बात समझ? और सबसे पहले हमने जाना ओपीसी में कितने होने चाहिए? मिनिमम 1। प्राइवेट में कितने? मिनिमम 2। पब्लिक में मिनिमम कितने? 3। मैक्सिमम 15। 15 से ऊपर जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। यहां तक बात समझ आ गई? आगे देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, नेक्स्ट प्रोवाइजो कह रहा है सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। कह रहा है कुछ कंपनी ऐसी भी है जिनमें क्या चाहिए? एक वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए। अच्छा, यहां लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या हर तरह की कंपनी को वुमेन डायरेक्टर चाहिए? नहीं 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 नहीं, सिर्फ उन कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। अगर हर कंपनी को चाहिए होता तो लिख देते ना एवरी कंपनी। तो उन्होंने क्या लिखा? कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज को क्या चाहिए? वुमेन डायरेक्टर। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है बेटा। अभी ये देखो, 5 क्वेश्चन ही नीचे 3 क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे, तीनों का जवाब आप ही दोगे बेटा। चलो ये मुझे बताओ, एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक्ट में सेक्शन क्या है? रूल बेस है। सेक्शंस के साथ क्या पढ़ते हैं? रूल। सेकंड प्रोवाइजो में क्या लिखा था? सेकंड प्रोवाइजो में लिखा था कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कौन सी कंपनी में? तो क्या बोला? एज में भी। तो बेटा इसके लिए सरकार ने क्या बनाया? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किसका? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। और क्या बोला? द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर तो रखनी ही है। क्या एक से ज्यादा रख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। अरे बोलो, अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से। ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी ये लिखी हुई, सबसे पहली कंपनी कौन सी है? एवरी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। दूसरा एवरी अदर पब्लिक कंपनी। बेटा गौर कीजिएगा, एवरी अदर पब्लिक कंपनी मतलब लिस्टेड की बात कर रहा है, अनलिस्टेड की बात कर रहा है? पब्लिक अनलिस्टेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पब्लिक अनलिस्टेड की बात कर रहा है। और क्या बोला? वो वाली पब्लिक अनलिस्टेड जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या जिनका टर्नओवर कितना है? 300 करोड़ या उससे ज्यादा। दोनों पैरामीटर फुलफिल करने हैं क्या? नहीं बेटा, बीच में क्या लिखा है? और दोनों में से कोई एक फुलफिल करना है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है और पब्लिक अनलिस्टेड है जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर कितनी है? 300 करोड़ या उससे ज्यादा, उसको क्या रखना है? एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। क्या रखनी है? सोचो बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया वुमेन डायरेक्टर का? एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही बात है, हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है तो यहां पर भी होना चाहिए। दूसरा, और वुमेन्स एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए, कुछ हद तक ये बात भी लॉजिक है इसमें। क्या आपको लगता है कि घर चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की जरूरत है? तो कंपनी में भी बेटा बैलेंस डिसीजन लेने के लिए कुछ मेल और कुछ फीमेल्स का भी होना क्या है? जरूरी है ना? अरे बोलो, क्या केंद्र सरकार में सारे मंत्री क्या मेल ही है क्या? फीमेल्स नहीं है क्या? अरे बैलेंस करने के लिए जरूरी है, कुछ चीजें फीमेल ही अच्छा कर सकती है, मेल नहीं कर सकते।
तो एक तो वुमेन एम्पावरमेंट इसका कारण है, दूसरा क्या है, एक बैलेंस डिसीजन अप्रोच हो जाती है बेटा। अब बेटा सुनो ध्यान से सवाल, आती है बात किसकी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। आओ, जून 2015 में सवाल आया था। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, लाइव वाले बच्चों आप लोग को चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके सामने सवाल है। मान के चलो हम पीछे चले जाते हैं, हम जून 2015 के स्टूडेंट हैं और हमारे सवाल ये एग्जाम में आया है। और क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट वे डज द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन कंपनी। क्या लिखोगे, in what way does the companies act 2013 and rules made thereunder regulates the appointment of women director in a company। क्या लिखना है बताओ, रूल नंबर 3 क्या लिखोगे, रूल नंबर 3 बताओ क्या, एक तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा पब्लिक अनलिस्टेड। और कौन सी पब्लिक अनलिस्टेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 2 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर कितना, 300 करोड़ या उससे ज्यादा। बताओ हो गया सवाल, अभी आया बेटा, सिर्फ कितने साल पहले, 9 साल पहले आया। अरे बोलो, चलो आता है हम लोग को, कर देंगे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन हम लोग को क्लियर होगा, अब आगे आते हैं प्रोविजन पे। रूल नंबर 3 हमारा चल रहा था, कह रहा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजन टू सेकंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 of 149 shall comply with the requirement within 6 months from the date of its applicability of the provisions। ऊपर मुंह करो, एक कंपनी है इसका नाम है ए लिमिटेड, कंपनी है जिसका नाम क्या है, और इस कंपनी ए लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल 80 करोड़ है। पहली बात तो पब्लिक अनलिस्टेड है बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 80 करोड़। टर्नओवर है बेटा 200 करोड़, कितनी है बताओ, वुमेन डायरेक्टर रखना है या नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या करा, एक इशू करा कुछ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी इशू करने के बाद इनकी पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, 102 करोड़ की हो गई। पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, इन्होंने इशू लाया, इशू में क्या हुआ, सिक्योरिटी इशू करी, पेड अप कैपिटल बढ़ गई। मान लो पेड अप कैपिटल 10 जून को बढ़ी है ये 102 करोड़। क्या अब इनके ऊपर ये रूल 3 एप्लीकेबल हो गया, तो बेटा यहां से कितने महीने में, 6 महीने में, जिस दिन ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन, यहां से 6 महीने में आपको क्या करना है, कंप्लाई करना है। मतलब जून 10 जून से कितने बेटा, 6 महीने में, कितने महीने में, 6 महीने में आपको क्या रखनी है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। बोलो बात समझ आ गई। तो जिनके ऊपर पहले ये सेक्शन नहीं लगा, पहले रूल एप्लीकेबल नहीं था, बाद में ये रूल जिस दिन एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल होने से कितने टाइम में, 6 महीने में उनको क्या रखना है, वुमेन डायरेक्टर। चलो व्हाट इफ अगर मान लीजिए वैकेंसी आ जाती वुमेन डायरेक्टर की, मान लो वुमेन डायरेक्टर एक्सपायर हो गई या रिजाइन करके चली गई, तो फिर तो कह रहा है शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नोट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब क्या, अगली बोर्ड मीटिंग से पहले या फिर 3 महीने जिस दिन वैकेंसी है, विच एवर इज लेटर, दोनों में से डेट कौन सी आए, बाद वाली डेट है, तब तक का टाइम है आपके पास। तो अगर मान लीजिए वैकेंसी कब अराइज हुई, वैकेंसी अराइज हुई 4 अप्रैल को, अरे बोलो वैकेंसी कब अप्लाई कब हुई है, 4 अप्रैल को, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले पहले। मान लो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है 7 जुलाई को, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हो रही है, 7 जुलाई, और 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी, और 4 अप्रैल से कितने, 3 महीने काउंट करोगे तो क्या आएगा, 3 जून आ जाएगा। दोनों में से लेटर डेट बताओ कौन सी है, 7 जुलाई की लेटर डेट है हमारे पास, तो 7 जुलाई तक का टाइम है हमारे पास वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल करने का। आ रही बात समझ, क्या कह रहे हो, अच्छा ये जुलाई आएगा क्या, ये कह रहे हो क्या, ये कह रहे हो,
अब लेटर डेट कौन सी आ रही है? मैंने वहां जून लिख दिया, जुलाई आना चाहिए था 3 महीने का। पर अभी भी लेटर डेट कौन सी आ रही है? 7 जुलाई की आ रही है ना। बोलो। चलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया हुआ है। सेबी ने एक नोटिफिकेशन दी थी और बोला था कि जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनी है उनके यहां पर बेटा वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। बेटा मैंने वर्ड वुमेन डायरेक्टर नहीं बोला, मैंने क्या बोला है? इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है। किनको? जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनी है। और कब की बात है बेटा, कब के लिए डेट दी उनको? 1 अप्रैल 2019 की डेट दी कि यहां से आपको क्या करना है, आपको वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है। और दूसरा कह रहा है जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है उनको भी एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है। कब से? 1 अप्रैल 22 से, ओ सॉरी 20 से, 1 अप्रैल 20 से। अब आपके लिए रेलिवेंट ये वाली है बेटा कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी जो है, अच्छा कैसे चेक करेंगे टॉप? तो बेटा ऐसी एंटिटी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, वो टॉप 500 टॉप 1000 में आएंगी। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, कह रहा जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी इंडिया में है उनको बताइए 1 अप्रैल 20 से उनको वुमेन डायरेक्टर रखनी है या इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है? बोलो। देखो वुमेन डायरेक्टर तो रखना ही था, लिस्टेड एंटिटी को लिखा ना बेटा। हर एक लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी? वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, लिखा हुआ ना ये। बट आगे देखो क्या बोला है, कह रहा टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो है, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है उनको वुमेन डायरेक्टर नहीं रखना, उनको इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना है। आओ बेटा इसके ऊपर सवाल देखो। बेटा अब जवाब मैं नहीं दूंगा, अब हर बच्चा जवाब देगा। दिसंबर 2020 का, 4 साल पीछे चले जाओ और सोचो अपने आप को, आप 4 साल पीछे गए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखो क्या लिखा है। जवाब आप लोग दोगे, मैं नहीं दूंगा, बताओ। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। बताओ। सवाल समझ आ गया? हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों? सबको नहीं रखना भाई, टॉप 500 और टॉप 1000 को रखना है। बताओ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से आया है या सेबी रेगुलेशन क्या है? तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सेबी रेगुलेशन वाले होंगे। बोलो बात समझ आ गई? जवाब मिल गया? तो सबको नहीं रखना भाई, सबको सब लिस्टेड एंटिटी को इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर नहीं रखना होता भाई। सिर्फ उन लिस्टेड एंटिटी को इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी होती है जो टॉप 500 और टॉप 1000 में कवर्ड होती है। और टॉप 500 के लिए डेट क्या दी है? 1 अप्रैल 2019। और टॉप 1000 के लिए डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020। मुश्किल था क्या? हो गया? क्या हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में? ये जो भी अभी तक आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 2 क्वेश्चन कर लिए, कोई ऐसा लगा ना हो पाए? चलो ये भी आप जवाब दोगे बेटा। लाइव वाले बच्चों जवाब दे दो बेटा, शर्म कर लो कुछ। पढ़ रहे हो आप लोग भी, हर बच्चा जवाब दे। ये क्वेश्चन पढ़ो और बताओ अपने आप को पीछे कितने साल ले जाओ। 8 साल ले जाओ बेटा। दिसंबर 16 में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए। और बताओ जवाब क्या है? डिवाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओ प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, टर्नओवर कितना है? 350 करोड़। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 14-15। बैंकर ऑफ कंपनी एडवाइस, बैंकर ने एडवाइस दिया कंपनी को कि आपको कंपलसरी अपॉइंट करना होगा वुमेन डायरेक्टर। ठीक है जी। रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, आप क्या करिए, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को रेफर करते हुए एग्जामिन करो क्या बैंकर की एडवाइस सही है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा इन केस कंपनी इन क्वेश्चन जो डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, अगर ये क्या हो, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। आप लोग के पास सवाल है, आप लोग को जवाब देना बेटा।
आप लोग बताइए क्या होगा। हाँ हाँ। बस रूल 3 बताना है। ये बैंकर की एडवाइस के बारे में जो पूछा गया, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे? तो अपॉइंट करना है ना? लाइव वाले बच्चों, अपॉइंट करना है नहीं करना? वुमेन डायरेक्टर बताओ। वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है नहीं करना? सारे बच्चे जवाब दो। शुभ, अदिति, सब जवाब दो बेटा। जवाब आया है यस, अपॉइंट करना है। कशिश बताओ। अपॉइंट करना है, ठीक है। शिवम पर्चा यस, सबका यस जवाब है। मेजोरिटी आंसर सबका यस ही है। आंसर है नो। आओ बेटा। रूल नंबर 3 किस पे लगता है? लिस्टेड कंपनी, दूसरा पब्लिक अनलिस्टेड। प्राइवेट कहां है बताओ? क्वेश्चन में बताओ। डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हैज ए टर्नओवर 350 करोड़। आपने सीधा टर्नओवर देख ली, 300 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी कौन सी देखी नहीं आपने? प्राइवेट कंपनी है। तो मैंने बोला तो है 20 बार, बोलता रहा हूं क्वेश्चन में प्राइवेट लिमिटेड। भाई डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। क्या रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है? नॉट एप्लीकेबल भाई, नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी इसके ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। तो क्या, जरा मुझे एक बात बताइए, ये बैंकर जो था बदतमीज कहीं का, हैड एडवाइस कंपनी के, जो कंपनी को एडवाइस दे रहा था कि आप कंपलसरी क्या अपॉइंट करो? वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करो, है ना? और आपसे पूछा गया रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, आप किसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट को रेफर करते हो? बताइए, क्या बैंकर की एडवाइस सही है गलत है? बैंकर एडवाइस इज रॉन्ग, क्योंकि रूल नंबर 3 प्राइवेट कंपनी पे लगता ही नहीं है। सर वट, दूसरा क्वेश्चन, वट वुड बी योर आंसर? वट वुड बी योर आंसर इन द केस कंपनी इन क्वेश्चन? कह रहा कंपनी कौन सी है? डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कह रहा है जो कंपनी है, अगर ये पब्लिक कंपनी होती फिर आपका आंसर क्या होता? फिर रूल 3 क्या हो जाता? एप्लीकेबल हो जाता, बिकॉज पब्लिक अनलिस्टेड पे तो लगता ही है, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो, 100 करोड़ है उससे ज्यादा, और टर्नओवर कितनी हो, 300 करोड़ है उससे ज्यादा। बोलो बात समझे? देखो गलत जवाब दे रहे हो ना बदतमीज कच्चो। अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे बेटा? आओ, क्वेश्चन आपके सामने। ये ना बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया था ना? अब इस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, इसको हम आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो बेटा ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या है ये? एक, इसको आप मान लो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, या इसको बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्या दी गई? एक सिचुएशन दी गई है। क्या दी गई? एक, और उस पर आपको कमेंट करना है बेटा। तो ऐसे को प्रेजेंट कैसे करना है? अब आंसर प्रेजेंट कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको क्या लिखने हैं? रेलिवेंट प्रोविजंस। क्या लिखना है बताओ? रेलिवेंट प्रोविजंस। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है बताओ? फैक्ट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके फैक्ट। और तीसरे में क्या लिखना है? क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया उस पर क्या करना है? कमेंट करना है। चलो, सबसे पहले प्रोविजन में क्या लिखोगे बताओ? मुझे आंसर बताओ। आंसर राइटिंग का तरीका क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखोगे? रूल 3 लिखोगे। अरे बोलो प्लीज। रूल 3 में क्या लिखोगे? रूल 3 एप्लीकेबल। कहां पर होगा बताओ? लिस्टेड कंपनी पे। दूसरा पब्लिक अनलिस्टेड, और ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर कितना,
300 करोड़ या उससे ज्यादा। बोलो बात समझ आ गई? पक्का बोलो भाई। पहले मैंने क्या लिख दिया फर्स्ट स्टेप में, बताओ? रेलिवेंट प्रोविजन। अब सुनो ध्यान से। बच्चे कहते हैं प्रोविजन लिखना है, बच्चे कहते हैं डायरेक्टर एक इंडिविजुअल होना चाहिए, कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ओपीसी में पब्लिक में 3 होने चाहिए मिनिमम, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 15, 15 से ऊपर जाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। दीज आर दी नॉट रेलिवेंट प्रोविजंस। यहां पर मैंने क्या लिखा है? मैंने ये नहीं लिखा प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब तो पूरा डायरेक्टर थोड़ी चैप्टर पेल दोगे आप। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है? रेलिवेंट प्रोविजन लगते हैं, वो लिखो ना। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? वुमेन डायरेक्टर की बात हो रही है, तो वुमेन डायरेक्टर का रेलिवेंट प्रोविजन क्या है? रूल नंबर 3। अरे बोलो। दूसरे स्टेप में बताओ क्या करोगे? फैक्ट्स बताओ। फैक्ट्स क्या है? पहला फैक्ट ये है कि बैंकर ने क्या करा। पहला फैक्ट आप लिख सकते हो कि डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर कितना है? 350 करोड़। बोलो। दूसरा फैक्ट क्या है? बैंकर एडवाइस कि अपॉइंट करो किसको? वुमेन डायरेक्टर को। अरे बोलो। यही तो 2 फैक्ट थे। तीसरा अब इस पे क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट बताओ। बैंकर की एडवाइस गलत है या सही है? गलत है तो आप क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड प्रोविजन। अबव मेंशन्ड कौन से? ये वाले जो ऊपर लिखे हैं मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड प्रोविजंस, जो मैंने ऊपर क्या लिखे हैं? प्रोविजंस लिखे हैं। इसके अकॉर्डिंगली रूल नंबर 3 नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यही लिखोगे? अरे बोलो। देयरफॉर डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपॉइंट करना है नहीं करना? नहीं करना। नो नीड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। बोलो। और लास्ट क्या लिखोगे? और बैंकर की जो एडवाइस है वो सही है गलत है? बैंकर एडवाइस इज रॉन्ग। ये देखो मेरा आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका, समझे बेटा आप लोग? ये बेटा प्रेजेंटेशन का मैनर कब फॉलो करना है बताओ? जब क्वेश्चन कैसे आए? इनडायरेक्ट आए। जब क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड आए तो आपका आंसर प्रेजेंटेशन मैनर ही होना चाहिए। अच्छा जरूरी नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले ऊपर कमेंट कर दूं सीधा कि नहीं 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 एडवाइस जो बैंकर ने करा है वो गलत है, फिर मैं प्रोविजन लिख दूं? बेटा कहीं कोई लॉ नहीं है इसका कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आप जैसे मर्जी कर दो। चाहे पहले कमेंट कर दो चाहे पहले प्रोविजन लिख दो, चॉइस इज योर्स। अरे बोलो यार। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट कहानियां बनाएंगे, पैराग्राफ के पैराग्राफ बड़े बड़े लिख लिख कराएंगे। आप देखो कितना अट्रैक्टिव आंसर लग रहा है। एग्जामिनर को क्या चाहिए? ये चेक करना कि बच्चे को लॉ पता नहीं पता, तो हमने सबसे पहले क्या लिखे? प्रोविजंस लिखे। अरे बोलो। फिर दूसरा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उसके क्या लिखे? फैक्ट्स लिखे। और तीसरा उसके ऊपर जो क्वेश्चन में पूछा गया था उस पर क्या कर दिया? कमेंट। अब 3-4 तरह के प्राणी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। पहले वो जो रूल नंबर 3 लिख कर आ जाएंगे, कह रहा देख ले तुझे बाकी जो करना है, मैं नहीं जवाब दे रहा क्वेश्चन पे। कह रहा है वुमेन, उनको बस ये दिखा, उनको बस ये दिखा अच्छा वुमेन डायरेक्टर के बारे में पूछ रहा है ना, तो मतलब वुमेन डायरेक्टर लिखना है, बस खत्म। रूल नंबर 3 लिखकर छोड़ दिया। अरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भाड़ में जाए, आप चेक कर लो, आप देख लो क्या करना क्या नहीं करना। बस मैंने क्या लिख दिया? प्रोविजंस लिख दिया। बेटा वो गलत है। क्यों? क्वेश्चंस ने क्या आपको ये बोला था कि वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के प्रोविजन लिखो? नहीं, उसने तो ये पूछा था कि बैंकर ने जो एडवाइस करी है वो सही है या गलत है। तो अगर आप सिंपली क्या लिख कर आओगे? सिंपली प्रोविजन लिख कर आ जाओ, सही है गलत है? वो गलत है। ये बात समझ आ गई? पहले टाइप ऑफ स्टूडेंट समझ आ गए। दूसरे और विद्वान कुछ, वो क्या करेंगे? प्रोविजन लिख कर आएंगे। अरे बोलो। प्रोविजन लिख कर आएंगे। ऊपर देखो ये तो बड़ी जबरदस्त स्टूडेंट है, ऊपर साफ साफ खुद लिख कर आ रहे लिस्टेड कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी,
कि इनके ऊपर वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। कंक्लूजन में लिखेंगे बैंकर एडवाइस इज करेक्ट एंड देयरफॉर कंपनी हैज टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। ये वो लोग हैं जो शिखर पान मसाला खाकर बैठे हैं, जो अपने ही आंसर में अपने आप को खुद को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले ऊपर लिख क्या रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड पे सेक्शन रूल लगेगा, और बाद में खुद क्या लिख रहे हैं आंसर में, कमेंट में, हाँ हाँ जो बैंकर बोल रहा है वो क्या है, सही है। मतलब उनको पता ही नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया, आपस में खुद ही क्या कर गए, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आए? अरे बोलो। पहले तो वो जो क्या करके आए, सिर्फ प्रोविजन लिख कर आगे, कह रहा भाड़ में जाए बाकी आप देख लो, आंसर वगैरह क्या देखना है आप खुद देखो। दूसरे वाले वो जो ऊपर जो प्रोविजन लिखे हैं, आंसर उसके बेस पर नहीं दे रहे, आंसर कुछ अलग दे रहे हैं, फिर बोलेंगे सर हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने तो वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन लिखे हैं। बट बेटा जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो तो आपने गलत किया ना, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वो तो गलत था, आपने उसका जवाब दिया। दूसरे टाइप ऑफ ये है। तीसरे वो जिनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उनको सवाल ही समझ नहीं आता, वो कुछ और ही लिख कर आ रहे हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्या लिख कर आ रहे हैं। तो हमें इन तीनों टाइप के बच्चों में कवर नहीं होना, हमें कवर होना है ये जो तरीका है इस वाले में। हमेशा पहले क्या लिखिए, रेलिवेंट प्रोविजंस। मैंने प्रोविजंस नहीं लिखा, मैंने वर्ड क्या लिखा, रेलिवेंट। उससे जो रेलिवेंट है वो लिखो ना सिर्फ, और दूसरा उसके रिलेटेड जो क्या है, फैक्ट्स, और तीसरा क्या है, कमेंट। अब एक बात बताओ, गौर कीजिए बेटा, मैं ये सारी आंसर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। आज का मेरा सेशन शुरुआत होने से पहले मैंने एक बात बोली थी, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रोविजन प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन, तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस। मैं अभी तीसरे वाली चीज पे चल रहा हूं, कौन सी, राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अभी मैंने इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट अटेम्प्ट की है। आओ, क्वेश्चन 4 नंबर का था, मैंने अभी 2 ही मार्क्स का अटेम्प्ट किया। आगे देखो एक और क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होता अगर ये कंपनी जो क्वेश्चन में है डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये क्या है, पब्लिक लिमिटेड, तो आप यहां पर दूसरे क्वेश्चन का जवाब दोगे क्या, इफ डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड क्या होती, एक पब्लिक कंपनी होती, तो हमारा आंसर फिर नो होता, यस होता, हमारा आंसर यस। और रूल नंबर 3 इसके ऊपर क्या हो जाता, एप्लीकेबल हो जाता। अब बेटा मैंने दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, और अब मैंने टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ी कमजोरी जो बच्चों की होती है, क्वेश्चन ना समझ आना, तो क्वेश्चन समझ नहीं आता, ठीक है मैम। ये 100 में से 80 बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि उनको बड़ा क्वेश्चन देखते समझ नहीं आता कि इतने सारी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अरे बात समझ, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, आपका वो एक डेवलप हो जाएगा नेचर अंदर से, आपको क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन को समझना बड़ा क्या है, जरूरी है। चलो थम्स अप कर दो, बताओ ये वाली बात समझ आ गई, अरे बोलो। तुम्हारी रिवीजन सीरीज की तीनों मकसद समझ आ गए, पहले तो प्रोविजंस, दूसरे पास्ट ईयर क्वेश्चन, तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस का तरीका समझ आ गया। अब दूसरे तरह के बच्चे, तो बच्चा बोले सर अगर इंडिपेंडेंट सॉरी अगर सिंपली वुमेन डायरेक्टर के बारे में पूछ ले वो, तो उसमें तो कोई दिमाग लगाना है नहीं, सिंपली क्या करना है, रूल नंबर 3 लिख कर आना कि भैया इन कंपनीज को क्या पॉइंट करना पड़ेगा, वुमेन डायरेक्टर। ये वाला जो पैटर्न है कब फॉलो करोगे, ये पैटर्न तब फॉलो करोगे जब क्वेश्चन डायरेक्ट ना हो, जब क्वेश्चन इनडायरेक्ट हो, एक सिचुएशन बेस्ड हो कि आप इस पे कमेंट करिए, आप इस पे जवाब दीजिए, तब आपको ये वाला बेटा पैटर्न फॉलो करना है। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। चलो 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 चलो, अभी हमने क्या पढ़ लिया, सेक्शन 149 का सब सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 के साथ हमने सेकंड प्रोवाइजो के साथ रूल नंबर 3 भी पढ़ लिया। अब आगे देखिए, जो सेकंड प्रोवाइजो था, सेकंड प्रोवाइजो बताओ क्या था, कि कुछ कंपनी को क्या अपॉइंट करनी पड़ती है, वुमेन डायरेक्टर। बेटा ये एप्लीकेबल नहीं होता अगर कंपनी कौन सी है,
आईएफएससी। आईएफएससी क्या है? इंडियन फॉरेन, ये नई प्रजाति है ये, इंडियन फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यहां पर जो पब्लिक कंपनी उनको क्या बोलेंगे? आईएफएससी पब्लिक कंपनीज। और बेटा उनके ऊपर कौन सा प्रोवाइजो नहीं लगता? सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगता। मतलब इनको क्या अपॉइंट करना नहीं है? वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना। तो आपसे गूगली खेल सकता है। ऊपर मुंह करो बेटा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। यहां पर वो सिंपली लिख दे डिवाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रैकेट में लिख दे आईएफएससी और लिख दे हैज ए टर्नओवर ऑफ 350 करोड़। आप पागलों की तरह नशे में क्या सोच रहे हो कि पब्लिक कंपनी है और दूसरा 350 करोड़ की क्या है? टर्नओवर है, मतलब वुमेन डायरेक्टर आएगी। बट नहीं भाई, ये सब सेक्शन जो 1 था उसका सेकंड प्रोवाइजो है, ये आईएफएससी पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो इनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करनी। बोलो। सब सेक्शन 2 कह रहा जो भी कंपनी एग्जिस्टिंग है इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले, उनको 1 साल के अंदर इस एक्ट की कमेंसमेंट में कंप्लाई करना पड़ेगा प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। ऊपर में करो बेटा। भाई कंपनी ऐसी है जो 1990 में बनी। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 1990 में। तब कौन सा एक्ट चल रहा था? कंपनीज एक्ट 1956। मान लो वहां पर वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। 2013 में कौन सा एक्ट आ गया? कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। और ये जो कंपनी बनी थी बेटा, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 700 करोड़ की है और एक कंपनी पब्लिक कंपनी है। तो बताओ 2013 में जब ये कंपनी 2013 में जब ये आया एक्ट, कंपनी तो पहले से एग्जिस्टिंग है, इसको कितने टाइम में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर बेटा। कितने टाइम में? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। जिस दिन एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013, उसके 1 साल के अंदर उसको क्या रखना होगा? वुमेन डायरेक्टर। अरे बोलो, समझ आ रही है बात? अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया सबसेक्शन 3 में, ये है रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। कौन सा? रेजिडेंट डायरेक्टर का। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कौन सा है बताओ? रेजिडेंट डायरेक्टर का। बड़ा गजब कॉन्सेप्ट है ये। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। हर कंपनी में क्या होना चाहिए? एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए हु हैज स्टेड इन इंडिया, जिसका इंडिया में क्या हो? स्टे हो फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बेटा सुनो ध्यान से। पहली बात ये, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पहले होता था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बड़ा आसान था बेटा, ऊपर मुंह करो ध्यान, बड़ा आसान था ये। पहले और अब के मुकाबले में कैसे फर्क है देखो। मान लो मैं 2023-24 में कंपनी बना रहा हूं, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बना रहा हूं, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23। बोलो प्लीज। हम एक कंपनी बना रहे हैं, पब्लिक कंपनी। जरा मुझे बताइए इस पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर मिनिमम चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। यही है बेटा कॉन्सेप्ट। इस 3 में से एक क्या होना चाहिए? एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रेजिडेंट डायरेक्टर जिसका स्टे कितना हो? 182 डेज। अच्छा, पहले अमेंडमेंट से पहले कोई दिक्कत नहीं थी। पूछो कैसे? 23-24 में कंपनी बना रहे हो, कह रहा है उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 22-23। कह रहा 22-23 में आपके जो 3 डायरेक्टर आप बना रहे हो उसमें से एक बंदा ऐसा हो जिसका इंडिया में स्टे कितना हो? 182 डेज का हो। रेजिडेंट डायरेक्टर एक होना चाहिए। बट अब इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। प्रीसीडिंग वर्ड हटाकर क्या कर दिया? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या है? ऊपर मुंह करिए, ध्यान से सुनो बेटा। मैं आपसे एक डेट वाइज एग्जांपल बेटा ले रहा हूं। मान लो एक कंपनी बनी बेटा, एक कंपनी बनी 3 फरवरी 2024 को। मुझे बताओ करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो कौन सा है? 23-24 चल रहा है। बोलो। 23-24 चल रहा है ना। मैं इस दिन कंपनी बना रहा हूं और कंपनी कौन सी है? पब्लिक। अगेन मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए?
बोलो कितने डायरेक्टर चाहिए? पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 चाहिए। एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब मान लो तीन तीन पर्सन जो आप अपॉइंट कर रहे हो उसमें से एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब सुनो, रेजिडेंट का मतलब एक बंदा ऐसा हो जो, सुनो ध्यान से, 1 अप्रैल 2023 से लेकर, कंपनी कब बन रही है? 3 फरवरी 2024 तक कितने डेज हो गए? आप चेक कर लेना। जितने भी डेज है उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 182 डेज का। मतलब अब हमें प्रीसीडिंग वाले में नहीं जाना, अब हमें क्या चेक करना है? करंट वाले में ही चेक करना है भाई। नहीं समझे? जिस फाइनेंशियल ईयर में तुम कंपनी बना रहे हो उसी फाइनेंशियल ईयर में एक डायरेक्टर ऐसा हो जिसका स्टे कितना हो इंडिया में? 182 डेज का। पहले क्या था? प्रीसीडिंग वाले का था। अब क्या है? करंट। मान लो यही कंपनी मैं डेट चेंज कर दूं बेटा, गौर करो, यही कंपनी में डेट चेंज कर दूं तो क्या होगा? 6 जून को कंपनी बन रही है 2023। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ बताओ? 1 अप्रैल को शुरू हुआ ना? फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ? और मैं कंपनी कब बना रहा हूं बताओ? 6 जून को। कितने दिन होंगे बताओ? पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून के 6, 30 और 30 60 और कितने 6? 66 दिन हुए। 66 डेज अभी फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं। और हमें चेक क्या करना है कि हम डायरेक्टर जिसको रख रहे हैं उसका स्टे करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना हो। अरे बोलो यार। तो कह रहा है अगर न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है, रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शेल प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। कह रहा है वो प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ डेज फिर आपके क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। हम 182 डेज तो पूरे साल का चेक करते हैं ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, पूरे साल में कितना स्टे हो उसका? 182 डेज। बट अगर कंपनी बन ही 6 जून को रही है तो अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुए सिर्फ कितने दिन हुए? 66 डेज हुए हैं। तो क्या 182 डेज को रह पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेटली नंबर, फिर जो 182 डेज को उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अरे बोलो। चलो बस याद रखना, पहले स्टे कब चेक करते थे रेजिडेंट डायरेक्टर का? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अब प्रोविजन क्या है बताओ? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस वाली ईयर की बात हो रही है। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा आओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट है। रेजिडेंट डायरेक्टर के ऊपर लिखना है। जून 2016 में क्वेश्चन था 4 नंबर के लिए, बताओ क्या लिखोगे? सबसेक्शन 3। अरे बोलो। रेजिडेंट डायरेक्टर के ऊपर शॉर्ट लिखना है, क्या लिखोगे शॉर्ट नोट में? कि हर कंपनी को बेटा क्या रखना है? एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना है। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब जिसका स्टे कितना हो? 182 डेज और उससे ज्यादा हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा एक और क्वेश्चन है, पूछ लूं? मैंने लिखा नहीं है बेटा, मुझे याद आ गया। लिखा नहीं है मैंने, याद आ गया मुझे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब देना। अभी 2 साल पुराना क्वेश्चन है ये। मान लो 3 सिंगापुर के सिटीजन है। ये एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं इंडिया में। 3 सिंगापुर के सिटीजन है, इंडिया में क्या बना रहे हैं? चलो मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मेंबर कितने चाहिए? बोलो यार। मिनिमम 2। चलो ये कितने हैं बताओ? 3। आओ, क्या मेंबर की कोई रिक्वायरमेंट है इंडियन या फॉरेनर? नहीं, कोई भी चल सकता है बेटा। मेंबर के ऊपर लॉ मेकर ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं कि मेंबर कहाँ का हो, सब्सक्राइबर कहाँ का हो, इंडिया का हो या फिर बाहर का सिटीजन हो। चलेगा बेटा, दौड़ेगा। ये तीनों कहते हैं हम तीनों ही क्या बनेंगे? डायरेक्टर। मिनिमम कितने चाहिए? तो ये कह रहे हम तीनों बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितने हैं? 15। ये मिनिमम तीनों क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर बन रहे हैं। क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन वेदर
रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाइड। क्या कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लाइड है? नहीं। पूछो क्यों? भाई तीनों डायरेक्टर तुम बाहर के रख रहे हो, फॉरेनर सिटीजन रख रहे हो, और सब सेक्शन 3 क्या कहता है 149 का, कि एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट भी तो होना चाहिए। समझ आया बेटा? तो ये यहाँ पर जो सवाल था कि 3 सिंगापुर के सिटीजन है, वो इंडिया में आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, वही क्या बनेंगे मेंबर, वही क्या बनेंगे डायरेक्टर। तो क्या एक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लाइड है या नहीं? आंसर इज नो, एक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लाइड नहीं है। कारण बताओ, कारण बताओ। भैया एक डायरेक्टर हमें क्या चाहिए, रेजिडेंट चाहिए। हमें एक डायरेक्टर ऐसा चाहिए जो क्या हो, रेजिडेंट हो। क्या हो? रेजिडेंट हो। कहाँ का? इंडिया का। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? चलो जी, एक और बेटा, 2 और क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। चलो अब बेटा गौर करिए, कहां तक बेटा हमने पढ़ लिया? 149 सब सेक्शन 3 तक। कहां तक पढ़ लिया? बट अगर टॉपिक पूछो, मैंने टॉपिक कौन कौन से कवर करवा दिए? मैं टॉपिक आपको बताऊं तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर कवर कर लिए, वुमेन डायरेक्टर कवर कर ली, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कवर कर ली, और रेजिडेंट डायरेक्टर कवर कर लिया। अब क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अरे बोलो यार, टॉपिक कौन कौन से कवर हुए बताओ? मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, दूसरा, दूसरा बोलो, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, और तीसरा रेजिडेंट डायरेक्टर। चौथा अब क्या बताओ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा एग्जाम में, बहुत सारे। ठीक है जी। चलो 149 सबसेक्शन 4। 149 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कह रहा है कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको क्या रखना पड़ता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखना पड़ता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको क्या रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सवाल उठता है वो कंपनी कौन सी है? एवरी लिस्टेड एंटिटी शेल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बताओ कितने? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have at least 1/3 of total number of director as independent director। मतलब जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के कितने टोटल डायरेक्टर होंगे, उसका क्या 1/3 जो डायरेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और इसके अलावा बेटा क्या बोला, सीजी में प्रिस्क्राइब, सीजी चाहे तो क्या कर सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी पे प्रिस्क्राइब कर सकता है। बोलो बात समझ आ गई? तो पहली बात तो क्या थी, पहली बात क्या थी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को, पहली बात क्या थी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दूसरा क्या है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी क्या रखने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। अब सवाल उठता है वो कौन सी क्लास ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है, तो इसके लिए रूल नंबर 4 है। क्या है रूल नंबर 4? क्या बोलता है, ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसका या उससे ज्यादा, या ऐसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका एग्रीगेट में आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट कितना है 50 करोड़ से ज्यादा। तीनों कंडीशन में से तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है, कोई एक, किसी एक में भी अगर कवर्ड हो जाते हो बेटा, ऐसी कंपनी को क्या रखना है बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। ऐसी कंपनी को क्या रखने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलो बात समझ आ गई? तो बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट किस किस के ऊपर आ गई? देखो एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर आ गई, बोलो। एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट किस पे आ गई, लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वो जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 10 करोड़ है उससे ज्यादा, या फिर जिनका टर्नओवर कितना है 100 करोड़ है उससे ज्यादा, जिनका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट कितना है। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? नहीं बेटा, ये 50 करोड़ है उससे ज्यादा नहीं, 50 करोड़ एक्सीडिंग मोर देन 50 करोड़ है, 50 करोड़ नहीं है। ठीक है, 10 करोड़ है उससे ज्यादा, 100 करोड़ है उससे ज्यादा, या
50 करोड़ से ज्यादा, इन कंपनी को क्या रखना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, लिस्टेड कंपनी को कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं? अपने टोटल डायरेक्टर का 1/3। जो भी कंपनी के क्या होंगे, टोटल डायरेक्टर का क्या 1/3 डायरेक्टर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी? ये 3 क्राइटेरिया में जो किसी एक क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, इनको क्या करना है? इनको बेटा 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। क्या रखने हैं? तो जितने भी टोटल डायरेक्टर उसका 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लिस्टेड पब्लिक कंपनी को टोटल डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट रखना है। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का? अरे बोलो यार। डन? हाँ जी, यहां तक बताओ, समझ आ रही है बात? पक्का? बेटा आज हम फर्स्ट सेशन में इतना ही करेंगे, ठीक है? आज हमारा पहला सेशन है। कल से मैं आवर्स और ड्यूरेशन दोनों बढ़ा दूंगा। मतलब आज हमारा पहला सेशन था तो मैं इतना ही रखता हूं। इसके बाद हम अब क्या करेंगे? जेआई जेल का सेशन करेंगे, ठीक है? डेली हमारा रिवीजन चलेगा बेटा, डेली शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। आज क्लास के बाद डेली रिवीजन चलेगा। बोलो, आज हमने सिर्फ 3 ही टॉपिक्स करे। अगर मैं पूछूं कौन कौन से? मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर दूसरा, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर तीसरा, रेजिडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए कम अभी आगे नहीं करवा रहा, बिकॉज मुझे 1 को में पूरा करवाना है इसको। और इसके साथ कनेक्ट करता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो भी करवाना है। तो आज की क्लास बहुत फिर लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। कल इसको कंप्लीट करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और वुमेन डायरेक्टर को। फॉर श्योर अगर आप सारे रिविजनरी सेशन ज्वाइन कर लोगे तो आपको वैसा ही फील होगा जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हो, रेगुलर बैच में। कहीं आपको फील नहीं होगा कि मैं फास्ट ट्रैक में भगा रहा हूँ या मैराथन जैसे ले रहा हूँ, भगा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से चलूंगा, हर एक प्रोविजन को डिस्कस करते हुए। अरे बोलो, पक्का जी? तो अभी हम ब्रेक ले रहे हैं बेटा, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे? जेआईएल 1:45 पे हम जेआईएल का सेशन शुरू करेंगे, ठीक है? और जेआईएल के सेशन में आज हम एक एक्ट पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसमें मैं आपको बताऊंगा, जेआईएल में छोटे छोटे एक्ट है बेटा, कोशिश करेंगे हर एक एक्ट हमारा 1 क्लास है 2 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हो भी जाएगा, बहुत बड़े बड़े नहीं है। कोई बड़ा हुआ तो 2-3-4 क्लास लग सकती है, अदरवाइज 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कंपनी लॉ का सेशन कल दोबारा होगा, ठीक है? कंपनी लॉ का सेशन क्या होगा? दोबारा होगा। वो आपको कल का शेड्यूल बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है? लाइव वाले बच्चों, आज के लिए हम इतना ही सेशन कंप्लीट करेंगे। इसके आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।